दो स्प्रिंग्स आपके सामने पैरेलल में कनेक्टेड हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 और K2 हैं। ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m के साथ कनेक्टेड है। जब इस m मास पर मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स F अप्लाई की तो ये दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगे। अब इस फोर्स, ये जो टोटल फोर्स मैंने F अप्लाई की है, इसका कुछ पोर्शन इस ऊपर वाले स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए यूज होगा और इसका कुछ पोर्शन इस नीचे वाले स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए यूज होगा। जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगा, उसे स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो थोड़ा लूज होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, उसे स्ट्रेच करने के लिए थोड़ी कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लिहाजा ये जो टोटल फोर्स F है ये डिवाइड हो जाती है इन दोनों स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए F1 और F2 के अंदर। F1 और F2 जो है इन दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग्स पर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं इनको स्ट्रेच करने के लिए। लिहाजा टोटल फोर्स F जो है ये F1 और F2 के सम के बराबर हो जाएगी। अब F इज इक्वल टू KX का अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो मैं इस इक्वेशन को कुछ यूं भी लिख सकता हूं, और आप यहाँ पर ये नोट कीजिए कि इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए जो स्ट्रेचिंग है x वो सेम होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक ही जगह पर कनेक्टेड है। यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो सेम अमाउंट से राइटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे। लिहाजा x जो है वो इन सब के लिए सेम होगा, और x को अगर आप दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो आप यहाँ से जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है k, उसको आप यूं लिख सकते हैं K1 प्लस K2 की सूरत में। यहाँ आपके पास दो स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, K1 K2 इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं। जब आप इस मास m पर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो आप ये देखिए अब यहाँ पर ये फोर्स डिवाइड नहीं होगी, हाँ अलबत्ता ये ट्रांसफर जरूर होगी एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग की तरफ। इस फोर्स F का कुछ पोर्शन इस पहले स्प्रिंग को, ये जो ब्लू स्प्रिंग है, इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज हो सकता है, और जो बाकी पोर्शन बचेगा वो इस दूसरे स्प्रिंग, रेड स्प्रिंग पर एक्ट करेगा। अब देखिए F इज इक्वल टू एम ए का अगर फार्मूला मैं देखूं और मैस अगर जीरो हो तो फोर्स जीरो हो जाती है। अब चूंकि ये आइडियल स्प्रिंग्स हैं लिहाजा इनका जो मैस है वो जीरो होगा। इनको एक्सेलरेट करवाने के लिए किसी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स खर्च नहीं होगी इन स्प्रिंग्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए। लिहाजा ये जो टोटल फोर्स F है इसका कोई भी पोर्शन इस पहले स्प्रिंग को एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज नहीं होगा। ये पूरी की पूरी फोर्स जो है ये इस दूसरे स्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। लिहाजा इन दोनों स्प्रिंग्स पर सेम फोर्स कैपिटल F एक्ट कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आप स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो पहले स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग x1 और दूसरे स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है x2, इनको दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो यहाँ पर ये जो पूरा एक स्प्रिंग बनेगा, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग अगर आप यहाँ पर इमेजिन करें, इस सपोर्ट और इस मैच के दरमियान एक पूरा एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तो उसकी जो टोटल स्ट्रेचिंग है x, वो इन दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग्स की स्ट्रेचिंग्स के सम के बराबर होगी। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और यहाँ से आप F इज इक्वल टू KX का फार्मूला अगर आप अगेन यूज करें, फोर्स चूंकि सेम है जैसा कि मैंने कहा था, उसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ से आपके पास जो इक्विवेलेंट या टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट K का फार्मूला जो है वो यूं आ जाता है। लिहाजा जब स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमें इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स को इन्वर्ट करके ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए कि एक स्प्रिंग है जिसको हमने स्ट्रेच किया है एक फोर्स एक्सर्ट करके। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो फर्ज कीजिए आपके पास स्प्रिंग के अंदर 5 पार्टिकल्स हैं। ये नीचे देखिए 1 2 3 4 और 5, फिलहाल मैंने 5 फर्ज किए हैं। उसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन 5 के साथ भी हम जो उसके एसेंशियल फीचर्स हैं उनको समझ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जब इस स्प्रिंग पर मैं राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, और जो स्प्रिंग की टोटल स्ट्रेचिंग है वो है XM के बराबर। और अभी जो XM है एक्चुअली कैसे, जो स्प्रिंग की जो टोटल स्ट्रेचिंग है ये कैसे होती है कि स्प्रिंग के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, हर दो पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रेचिंग होती है, और उन तमाम इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग्स को ऐड करके स्प्रिंग की टोटल स्ट्रेचिंग आती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर हर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो लेंथ है वो स्ट्रेच होगी, और उन तमाम स्ट्रेचिंग्स को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग यानी कि XM आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए पहले दो पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रेचिंग, फिर यहाँ पर दूसरे दो पार्टिकल्स के दरमियान, फिर यहाँ पर इन पार्टिकल्स के दरमियान, और फिर यहाँ इन पार्टिकल्स के दरमियान। तो ये कुल 4 स्ट्रेचिंग्स बनती हैं। तो अगर मैं जो दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग है उनके दरमियान जो स्ट्रेचिंग है उसको मैं XI से डिनोट करूं, इंटरनल स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसको मैं XI से डिनोट करूं, तो ये जो XM होगी टोटल स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग, ये बराबर होगी इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग्स बिटवीन द
पार्टिकल्स ऑफ द बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग, उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4xi, तो ये आपके पास जो है वो टोटल स्ट्रेचिंग आ जाएगी इस डायग्राम के लिए। और इसको आप 5 - 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग -1 into the individual stretching between the two particles of the spring. This gives you the total stretching of the spring xm. हमने 1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये जो पार्टिकल था स्प्रिंग का, ये जो यहाँ पर सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, ये जो पहला पार्टिकल है, ये स्ट्रेचिंग में कोई हिस्सा नहीं ले रहा, ये यहाँ पर फिक्स्ड है, लिहाजा हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और जितने भी फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं उसको अगर आप इस इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग xi से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्प्रिंग की जो टोटल स्ट्रेचिंग है वो xm आ जाएगी। अब स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, उसको आप यूं लिख सकते हैं, टोटल फोर्स जो आपने अप्लाई की डिवाइडेड बाय द टोटल स्ट्रेचिंग xm। टोटल स्ट्रेचिंग को आप यूं भी लिख सकते हैं जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n -1 इंटू xi इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान जो दो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग के, उनके दरमियान स्ट्रेचिंग है। तो आप ये देखिए, चूंकि स्प्रिंग के अंदर कोई 4, 5, 6 पार्टिकल्स तो होते नहीं, उसके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा n - 1 को n लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो f/xi है ये एक कांस्टेंट होगा किसी भी स्प्रिंग के लिए, ये सिर्फ स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ये इसकी वैल्यू फोर्स या स्ट्रेचिंग पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी स्प्रिंग के लिए फॉर अ गिवन अप्लाइड फोर्स F, जो कोई से दो पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग के दरमियान जो स्ट्रेचिंग है xi, ये एक्चुअली मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जिस मटेरियल के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी उसके लिए ये स्ट्रेचिंग जो है वो कम होगी, और ये जो f/xi की रेशियो है ये बढ़ जाएगी। जबकि ऐसा स्प्रिंग जिसके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, उसके लिए उसको स्ट्रेच करना ज्यादा आसान होगा। उसके केस में फॉर अ गिवन अप्लाइड फोर्स F, ये xi की वैल्यू ज्यादा होगी, लिहाजा ये जो f/xi की रेशियो है ये कम हो जाएगी। सो ये जो f/xi की रेशियो है ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ये f और xi की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप फोर्स को बढ़ाते हैं तो हर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्ट्रेचिंग है वो भी बढ़ जाएगी, अगर आप फोर्स को कम करते हैं तो हर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्ट्रेचिंग है ये भी कम हो जाएगी। लिहाजा f/xi की जो रेशियो है ये किसी एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगी, C = f/xi। ये सिर्फ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पर डिपेंड करेगी, इसका f और xi की वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो C यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग कैपिटल N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उतने ज्यादा आएंगे, लिहाजा चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और लेंथ आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को आधा कट कर दें, उसके दो हिस्से बना दें, दो हाफ उसके पोर्शंस बना दें उसको कट करके, तो हर पोर्शन का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी। इसको अगर आप एक अल्टरनेटिव तरीके से देखने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि हर दो पार्टिकल्स जो हैं स्प्रिंग के, उन हर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको आप एक छोटे स्प्रिंग की सूरत में सोच सकते हैं। जैसे हर दो पार्टिकल्स के दरमियान एक स्प्रिंग कनेक्टेड हो जो कि उन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का बायस हो, लिहाजा वो जो पूरा स्प्रिंग है, टोटल स्प्रिंग जो है, उसको आप बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंग्स जो कि दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान कनेक्टेड हैं उनकी एक सीरीज कलेक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। और सीरीज में अगर आपको पता है स्प्रिंग्स कनेक्टेड हों, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को इन्वर्ट करके हम ऐड कर देते हैं। तो आप देखिए, अगर हर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो एक वर्चुअल स्प्रिंग मौजूद है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k हो, तो हम उन तमाम स्प्रिंग कांस्टेंट्स का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या पूरा जो टोटल स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/k + 1/k एंड सो ऑन। यहाँ पर ये जो टर्म्स की तादाद है ये बिल्कुल पिछले केस की तरह n - 1 होगी, लेकिन चूंकि 1 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा यहाँ पर मैं n ही लिख लूंगा, where n is a number of particles of the spring। यहाँ से आपके पास k इक्विवेलेंट यूं आ जाएगा, k/n। k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जैसा कि आप ऊपर भी हमने देखा है, k is a spring constant between the two individual particles।
के इक्विवेलेंट पूरे टोटल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के इक्विवेलेंट, ये वो है। यहाँ से आपके पास के इक्विवेलेंट जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड आ जाता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के डायरेक्टली रिलेटेड है। लिहाजा आपके पास जो पूरे स्प्रिंग का जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है।